समय ही वह रंग है जो अनेक अनेक रंगों में विभाजित होता है और पठन पाठन प्रक्रिया द्वारा फिर एक हो जाता है। बिल्कुल सही कहा गया है। ये समय जो है वो हमें बहुत सारे जीवन के रंग दिखाता है। इसका मतलब कभी खुशी, कभी गम, कभी उदासी, कभी प्रसन्नता, ये सब हमें ये समय ही दिखाता है। पर फिर जब हम पढ़ते हैं और किसी को पढ़ाते हैं तो वो समय एक साथ सिमट जाता है। नमस्कार, आज मैं आपके सामने कृष्णा सोबती द्वारा रचित पाठ जिसका नाम है मियाँ नसरुद्दीन पढ़ाऊँगी। ये हमारी जो आरोह पाठ्य पुस्तक कक्षा 11 की श्रृंखला चल रही है उसका पाठ 2 है, जिसको कृष्णा सोबती जी ने लिखा है। कृष्णा सोबती जी बहुत बड़ी लेखिका हैं। उन्हें आपका हिंदी साहित्य का पुरस्कार भी मिला है अभी 2015 में, और उन्होंने बहुत सारी रचनाएं रची हैं जो कि बहुत उपयोगी हैं और वो जीवन में हमें बहुत कुछ सिखा जाती हैं। तो सबसे पहले हम शुरुआत करते हैं कृष्णा सोबती जी के बारे में कुछ जानकर। उसके पश्चात हम ये पाठ पढ़ेंगे। उनके बारे में डिटेल में नहीं बताऊंगी, जो मुख्य जो उनके जीवन से जुड़ी हुई बातें वही समझाऊंगी। जैसे कि उनका जन्म 18 फरवरी 1925 गुजरात के, जो कि अब पश्चिमी पंजाब है, और इस समय वो पाकिस्तान में जगह है। हमारे देश में बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनका जन्म पाकिस्तान में हुआ था, क्योंकि वो आज़ादी से पहले के जन्म हुआ है उनका। पर आज़ादी के बाद जब भारत का विभाजन हो गया तो कुछ भाग हमारे पास आ गया और कुछ भाग पाकिस्तान के पास चला गया, तो जिसके कारण कई ऐसे जगह हैं जो पाकिस्तान में चली गई हैं। जैसे कि हमारे पूर्व प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह जी का जन्म भी जिस जगह हुआ वो जगह इस समय पाकिस्तान में, हिंदुस्तान में नहीं है। तो ऐसे बहुत सी जगह हैं। उसी प्रकार से ये पश्चिमी पंजाब, जो कि पहले गुजरात का भाग था लेकिन आज़ादी के बाद पाकिस्तान में चला गया, उनका जन्म वहाँ हुआ था। उनकी कुछ प्रमुख रचनाएँ हैं: ज़िंदगी नामा, दिलो दानिश, ए लड़की, समय सरगम, ये उनके उपन्यास हैं। डार से बिछुड़ी, मित्रों मरजानी, बादलों के घेरे, सूरजमुखी के अंधेरे, ये इनके कहानी संग्रह, यानी कि इन संग्रहों में इन्होंने बहुत सारी कहानियाँ लिखी हैं। हम हशमत शब्दों के आलोक में, ये इनका शब्द चित्र संस्करण है, यानी कि ये उन्होंने शब्दों के माध्यम से और इसमें चित्रों के माध्यम से इनके संस्करण का मतलब होता है जो किसी चीज़ की याद में लिखा जाता है, ये वो चीज़ है। इन्हें मुख्य जो सम्मान मिले हैं, यानी कि जो हिंदी साहित्य में जो भी अवार्ड दिए जाते हैं वो मिले हैं। साहित्य अकेडमी सम्मान इन्हें अभी हाल फिलहाल 2016 में ही मिला है, 2015-16 में मिला है। हिंदी अकेडमी का शलाका सम्मान, साहित्य अकेडमी की 72 सदस्यता सहित अनेक राष्ट्रीय पुरस्कार इन्हें मिले हैं। इनकी मृत्यु 25 जनवरी सन 2019 को हुई है, यानी कि अभी पिछले साल जनवरी के महीने में ही इनकी मृत्यु हो गई है। अब इनके बारे में कुछ पढ़ते हैं। हिंदी कथा साहित्य में कृष्णा सोबती की विशिष्ट पहचान है। वे मानती हैं कि कम लिखना विशिष्ट लिखना है। यही कारण है कि उनके संयमित लेखन और साफ सुथरी रचनात्मकता ने अपना एक नित नया पाठक वर्ग बनाया है। उनके कई उपन्यासों, लंबी कहानियों और संस्मरणों में हिंदी के साहित्यिक संसार में अपनी दीर्घजीवी उपस्थिति सुनिश्चित की है। उन्होंने हिंदी साहित्य को कई ऐसे यादगार चरित्र दिए हैं जिन्हें अमर कहा जा सकता है, जैसे मित्रों, शाहनी, हशमत आदि। यानी कि जो हिंदी साहित्य में उनका एक विशेष स्थान है। ऐसा नहीं है कि लोग उन्हें जानते नहीं हैं, उन्हें कुछ विशेष रचनाओं के लिए, कुछ विशेष कहानियों के लिए, किरदारों के लिए जाना जाता है। उनका खुद का मानना था कि हम भले ही कम काम करें पर वो काम विशिष्ट होना चाहिए, हटकर होना चाहिए और अच्छा होना चाहिए। यही कारण है कि उनकी जो द्वारा लिखी गई जो लेखन में जो कहानी, उपन्यास, संस्मरण हैं वो एक विशेष वर्ग के लिए बनाई गई थी और वो विशेष वर्ग उनकी ओर आकर्षित भी हुआ। उन्होंने बहुत ज़्यादा साहित्य नहीं लिखा, उन्होंने जितना लिखा वो बहुत अच्छा लिखा। उनके द्वारा लिखे गए जो कहानी या उपन्यास थे, उनके जो किरदार थे वो बहुत प्रसिद्ध हुए, जिनमें मित्रों, शाहनी, हशमत आदि के नाम बहुत प्रसिद्ध हैं।
भारत पाकिस्तान पर जिन लेखकों ने हिंदी में कालजयी कविताएं लिखी, उनमें से कृष्णा सोबती का नाम पहली कतार में रखा जाएगा। बल्कि यह कहना उचित होगा कि यशराज के झूठा सच, राही मासूम रज़ा के आधा गांव और भीष्म साहनी के तमस के साथ साथ कृष्णा सोबती का जिंदगी नामा इस प्रसंग में एक विशिष्ट उपलब्धि है। आप लोगों ने भीष्म साहनी जी का नाम शायद सुना होगा। अगर आपने नहीं सुना है तो उनका एक नाटक आता था, मतलब उनका एक सीरियल आता था। सीरियल का नाम तो मुझे याद नहीं आ रहा है, शायद दीवार नाम था या कुछ और नाम था। वो बहुत फेमस हुआ, तो नेशनल चैनल पर आता था, यानी कि DD1 पर आता था, जिसे हम DD1 कहते हैं। अब मुझे याद नहीं है, या तो उसका नाम दीवार था या कुछ और था। तो उनके द्वारा लिखे गए भी साहित्य बहुत प्रसिद्ध थे। ये जो नाम लिए गए हैं, जैसे यशपाल, राही मासूम रज़ा और भीष्म साहनी, इन्होंने भारत और पाकिस्तान के ऊपर बहुत सारे लेख लिखे, और उसी में कृष्णा सोबती द्वारा लिखा गया ज़िंदगी नामा भी बहुत एक विशेष पहचान रखता है। पाठ पढ़ेंगे जिसका नाम मियाँ नसरुद्दीन है, जो उनके हमशद नामक संग्रह से लिया गया है, यानी कि उनका जो कहानी संग्रह था, चित्र सहित कहानी संग्रह जो था, उससे लिया गया है। अगर मैं आपको इसको शॉर्ट में बताना चाहूँ तो ये एक ऐसे व्यक्ति की कहानी, चांदनी चौक में रहता है और वो नान बनाने का काम करता है, रोटी और नान बनाने का काम करता है। रोटी नान बनाने में उसकी पुश्तैनी दुकान है, और वो उसकी पुश्तें वो काम करती हुई आई हैं, यानी कि उसके दादाजी, पापा, और हो सकता है उससे भी पहले के लोग वही काम करते थे। तो उसके बारे में एक महाशय द्वारा उनका एक तरीके का इंटरव्यू, साक्षात्कार लिया जाता है। तो उसे देखते हैं वो किस प्रकार से प्रस्तुत करते हैं। साहबो, उस दिन अपन मटिया महल की तरफ से ना गुजर जाते तो राजनीति, साहित्य और कला के हजारों हजार मसीहों के धम धड़के में नानबाइयों के मसीहा मियाँ नसरुद्दीन को कैसे तो पहचानते और कैसे उठाते लुफ्त उनके मसीही अंदाज का। यानी कि उनको मुख्य रूप से नानबाइयों कहा गया, यानी कि नान बनाने वाले थे वो। तो मटिया महल जो है वो दिल्ली में है, दिल्ली में चांदनी चौक के पास ये जगह है मटिया महल। अगर आप में से कोई कभी चांदनी चौक गया हो तो वो जानता है कि चांदनी चौक जो है वो बहुत घना क्षेत्र है, यानी कि मतलब वहाँ पे बहुत छोटी छोटी तंग गलियाँ हैं, और उन गलियों में ही दुकानें हैं, घर हैं। और ये इस समय 2020 का चांदनी चौक है, पर ये जो कहानी लिखी गई है ये बहुत पुरानी कहानी लिखी गई है। हो सकता है ये 80 के दशक में लिखी गई हो, 70 के दशक में लिखी गई है। उस समय तब वहाँ पर इतनी भीड़ भाड़ नहीं थी, पर दुकानें बहुत थीं। और मुख्य रूप से यहाँ पर जो दुकानों को बनाने का तरीका है वो ये है कि ये पुराने जो महल से बने हुए घर थे, जिन्हें हम कोठी कह सकते हैं, जिन्हें हम छोटे महल कह सकते हैं, उसी में दुकानें बनाई गई और उसी में लोग रहते थे। तो उसी तरीके से ये मटिया महल की तरह ये जो महाशय जी हैं वो वहाँ से गुजरे हैं। तो उन्होंने कहा अगर मैं वहाँ से नहीं गुजरता तो शायद मैं जो वहाँ पर बायू नाम से जो प्रसिद्ध हैं मियाँ नसरुद्दीन, उनके बारे में कभी नहीं जान पाता, और ना उनसे बात करने के बाद जो मज़ा आया उससे उठा पाता। हुआ यह है कि हम दोपहरी जामा मस्जिद के आड़े पड़े मटिया महल के गड़ैया मोहल्ले की ओर निकल गए। एक निहायत मामूली अंधेरी सी दुकान पर पटापट आटे का ढेर सुनते देख ठिठके। सोचा सेवइयों की तैयारी होगी, पर पूछने पर मालूम हुआ खानदानी नानबाई मियाँ नसरुद्दीन की दुकान पर खड़े हैं। मियाँ मशहूर हैं 56 किस्म की रोटियां बनाने के लिए। दोपहरी मतलब दोपहर। आप में से अगर कोई लाल किला या जामा मस्जिद गया हो तो उसको पता होगा कि लाल किला और जामा मस्जिद बिल्कुल एक दूसरे के आमने सामने है, मतलब रोड के इस तरफ यानी कि उल्टे हाथ की तरफ आपका जामा मस्जिद और सीधे हाथ की तरफ लाल किला, और लाल किले से बिल्कुल सीधी रोड जाती है जो कि चांदनी चौक की तरफ जाती है, जैसे जहाँ पर पहले चांदनी नहर बहती थी, बट अब क्योंकि पानी का स्तर यमुना के बहुत पीछे चला गया तो वो नहर भी सूख गई, और उसी सीधी रोड पर आपको शीशगंज गुरुद्वारा मिलेगा और फिर मार्केट मिलता है। तो हम कह सकते हैं कि जो जामा मस्जिद के साथ में ही मटिया महल है। अब तो ये
टूरिस्ट प्लेस एक तरीके से बना दिया गया है। और इस जगह का नाम आप लोगों ने सुना ही होगा बहुत बार। तो वहाँ पर एक गली थी, गड़ैया मोहल्ला, वहाँ से वो निकलते हैं तो देखते एक छोटी सी अंधेरी सी दुकान में आटे को जैसे हम पटकते हैं तो आवाज़ आती है, उस तरीके की आवाज़ आ रही थी। तो महाशय ने सोचा हो सकता है ईद का समय हो और सेवइयाँ बनाने की तैयारी चल रही है, पर पता चलता है कि वो मशहूर मियाँ नसरुद्दीन की दुकान है, जो कि नान बनाने का काम करते हैं और वो 56 तरह की नान रोटी बनाते हैं। हमने तो अंदर झांका तो पाया मियाँ चारपाई पर बैठे बीड़ी का मज़ा ले रहे थे। मौसमों की मार से पका चेहरा, आँखों में काइयाँ भूलापन और पेशानी पर मजे हुए कारीगर के तेवर। ये उनका एक चरित्र का चित्रण दिया गया है कि जब हमने अंदर देखा तो जो मियाँ नसरुद्दीन थे वो चारपाई पर बैठे हुए बीड़ी का मज़ा ले रहे थे। उनका जो शरीर था या जो उनकी दाढ़ी आँखें थी वो बिल्कुल एक तजुर्बेकार कारीगर की तरह लग रही थी और ऐसा दिख रहा था कि उनकी जो हाथ पैर जो भी उनके तेवर हैं वो बिल्कुल एक प्रसिद्ध मजे हुए कारीगर की तरह, यानी कि उन्हें अपने काम में पूरी महारत हासिल थी। हमें ग्राहक समझ मियाँ ने नज़र उठाई। फरमाइए, मतलब जो आए थे उनको देखा तो लगा कि शायद ये ग्राहक होंगे, तो उन्होंने कहा आइए। झिझक के कहा, आपसे कुछ एक सवाल पूछने थे, आपको वक्त हो तो। हमने कहा कि आपसे कुछ सवाल पूछने थे, अगर आपके पास समय हो तो बताइए। मियाँ नसरुद्दीन ने पंच हज़ारी अंदाज में सिर हिलाया। निकाल लेंगे वक्त थोड़ा, पर यह तो कहिए आपको पूछना क्या है। उन्होंने ऐसे कहा कि हाँ ठीक है निकाल लेंगे आपके लिए समय, पर आप ये तो बताइए कि आपको पूछना क्या है। फिर घूर कर देखा और जोड़ा, मियाँ कहीं अखबार नवीस तो नहीं हो, यह तो खोजियों की खुराफात है। हम तो अखबार बनाने वाले और अखबार पढ़ने वाले दोनों को ही निठल्ला समझते हैं। हाँ, कामकाजी आदमी को काम है। खैर, आपने यहाँ तक आने की तकलीफ है, तो पूछिए क्या पूछना है। फिर उन्होंने अपनी नज़र उठाई और हमसे पूछा कि आप कहीं अखबार वाले तो नहीं हैं। उन्हें शायद हम अखबार वाले लगे कि हमारा इंटरव्यू लेने आए हैं। फिर उन्होंने कहा कि मुझे अखबार में काम करने वाले और अखबार पढ़ने वाले दोनों ही निठल्ले लगते हैं, उनको कोई काम नहीं है, बेकार लोग होते हैं। और हो सकता है, पर कामकाज वालों को इससे क्या काम है, मतलब हम जैसे जो काम करने वाले लोग हैं उनको अखबार वालों से क्या मतलब है। कि चलो आप इतनी दूर अपनी तकलीफ़ उठाकर आए हो तो सवाल पूछ लीजिए। पूछना यह था कि किस्म किस्म की रोटी बनाने का इल्म आपने कहाँ से हासिल किया। इल्म मतलब होता है तरीका, मतलब या जिसको हम कहेंगे हुनर। ये जो आपके पास टैलेंट है वो आपने कहाँ से सीखा है। मियाँ नसरुद्दीन ने आँखों के कंचे हम पर फेर दिए, फिर तरेर कर बोले, क्या मतलब? पूछिए साहब, नानवाई इल्म लेने कहीं और जाएगा क्या? नगीना साज के पास, क्या आयना साज के पास, क्या मीना साज के पास, या रफूगर रंगरेज या तेली तमोली से सीखने जाएगा? क्या फरमा दिया साहब, यह तो हमारा ख़ानदानी पेशा ठहरा। हाँ, इल्म की बात पूछिए तो कुछ भी सीखा अपने वालिद उस्ताद से ही। मतलब यह है कि हम घर से ना निकले कि कोई पेशा अख्तियार करेंगे। जो बाप दादा का हुनर था वही उनसे पाया और वालिद मरहूम के उठ जाने पर आ बैठे उन्हीं के ठिए पर। जब हमने उनसे पूछा कि आपने टैलेंट कहाँ से सीखा, तो उन्होंने हंसते हुए और इससे हमें घूरते हुए कहा कि ये हुनर सीखने के हम किसी और के पास जाएंगे। उन्होंने कुछ नाम गिनाए जिन्हें शायद आपको समझ में ना आए, पर मैं समझा देती हूँ। नगीना साज मतलब होते हैं जो मोतियों का काम करते हैं। आयना साज जो ये आपके शीशे बनाने का काम करते हैं। मीना साज जो कढ़ाई वगैरह का काम करते हैं। रफ़ू जो कपड़े फट जाते हैं उसको रफ़ू करते हैं। रंगरेज मतलब जो कपड़ों को रंगते हैं। और तेली तमोली जो तेल वगैरह निकालने का काम करते हैं। तो क्या उनसे सीखा है हमने? ये तो हमारा ख़ानदानी काम है और ये इल्म हमने अपने सीखा है अपने पिताजी से।
उनसे सीखने के बाद जब उनका देहांत हो गया, यानी कि वो उनकी डेथ हो गई, उसके बाद हम भी उन्हीं की जगह आकर बैठ गए। आपके वालिद, एकदम हमने प्रश्न करते हुए पूछा, आपके पिताजी, वालिद का मतलब पिताजी होता है। मियाँ नसरुद्दीन की आंखें लहमा भर को किसी भट्टी में गुम हो गईं। लगा गहरी सोच में है, फिर सिर हिलाया। क्या आंखों के आगे चेहरा जिंदा हो गया? हाँ, हमारे वालिद मशहूर थे मियाँ बरकत शाही नानवाई गठैया वाले के नाम से, और उनके वालिद यानी कि हमारे दादा साहिब थे आला नानबाई मियाँ कल्लन। जब हमने उनसे पूछा आपके वालिद, तो वो थोड़े खो गए। फिर उन्होंने कहा हाँ, उन्होंने सिर हिलाया, हाँ हमारे वालिद। उन्होंने कहा कि क्या आपके सामने हमारे वालिद का चेहरा आ गया? उन्होंने कहा हमारे वालिद मशहूर थे मियाँ बरकत शाही ननवाई गठैया वाले नाम से, और हमारे दादाजी यानी कि वालिद, उनके वालिद यानी हमारे दादाजी जो थे आला ननवाई मियाँ कल्लन के नाम से। आपको इन दोनों में से किसी की भी कोई नसीहत याद हो? हमने पूछा कि आपको इनके द्वारा बताई गई कोई सीख, नसीहत मतलब सीख याद हो? नसीहत काहे की मियाँ, काम करने से आता है, नसीहत से नहीं। हाँ, उन्होंने कहा नसीहत क्या, सुझाव या कोई राय क्या, काम करने से ही आता है। ये हम भी कहते हैं कि प्रैक्टिस मेक्स मैन परफेक्ट। तो वही था कि जब तक काम नहीं करोगे तो कोई काम करना नहीं आएगा। बजा फरमाया है, पर यह तो बताइए कि जब आप हमसे भट्ट की ओर इशारा किया, इस काम पर लगे, तो वालिद साहब ने सीख के तौर पर कुछ तो कहा होगा। फिर हमने उनसे कहा कि चलो, मतलब भट्टी की ओर इशारा करते हुए की ओर, कि जब आप इस काम पर लगे तो आपके पिताजी ने कुछ तो आपको बताया ही होगा। नसरुद्दीन साहिब ने जल्दी 2-3 कश खींचे, फिर गला साफ किया और बड़े अंदाज से बोले, अगर आपको कुछ कहलवाना ही है तो बताए दिए देते हैं। आप जानो, जब बच्चा उस्ताद के यहाँ पढ़ने बैठता है तो उस्ताद कहता है कह अलिफ, बच्चा कहता है अलिफ, कह बे, बच्चा कहता है बे, कह जीम, बच्चा कहता है जीम। इस उस्ताद जोर का एक हाथ सिर पर धरता है और शागिर्द चुपचाप परवान करता है। समझे साहिब, एक तो पढ़ाई ऐसी, दूसरी। बात बीच में छोड़ सामने से गुजरते मीर साहब को आवाज़ दे डाली, कहो भाई मीर साहब, सुबह ना आना हुआ, पर क्यों? जब हमने उनसे बहुत ज़ोर देकर पूछा कि आपको वालिद साहब ने क्या सिखाया, तो उन्होंने कहा अगर इतना ज़ोर है तो मैं कह देता हूँ कि जैसा वालिद साहब, जब बच्चा स्कूल जाता है या मदरसा जाता है तो जो आपके उस्ताद जी होते हैं, अगर वो बच्चे को अलिफ कहते हैं तो बच्चा अलिफ कहता है, अगर वो बे कहते हैं तो बच्चा बे, और अगर वो जीम कहते हैं तो जी। इसका मतलब ये होगा कि जो से जैसा सिखाया जाता है बच्चा वैसा का वैसा ही सीखता रहता है, अपना दिमाग नहीं लगाता। और इतना कहते हुए ही कि वो कहने लगी कि एक तो इस तरीके की पढ़ाई होती है और उसके बाद वो चुप हो जाते हैं। मतलब शायद वो ये कहना चाहते होंगे कि सिर्फ पढ़ाई से कुछ नहीं होता है, हमें कुछ ऐसी स्किल भी होनी चाहिए जिससे हम अपनी रोज़ी रोटी कमा सकें। मीर साहब ने सिर हिलाया, मियाँ अभी लौट के आते हैं तो बतावेंगे। आप दूसरी पढ़ाई की बाबत कुछ कह रहे थे ना? उन्होंने किसी मियाँ को रोका और बीच में कहने लगे कि मियाँ साहब सुबह नहीं आए थे। तो मीर साहब ने बोला कि अभी लौट कर आऊँगा तब बताऊँगा। उसी बीच फिर हमने एक सवाल किया कि आप पढ़ाई के बारे में कुछ कह रहे थे। इस पर मियाँ नसरुद्दीन ने यूँ सिर हिलाया कि सुकरातो, हाँ एक दूसरी पढ़ाई भी होती है, सुनिए। अगर बच्चे को भेजा मदरसे तो बच्चा ना कच्ची में बैठा ना बैठा वह पक्की में, ना दूसरी में, और जा बैठा तीसरी में। हम यह पूछेंगे कि उन 3 जमातों का क्या हुआ उन 3 क्लासों का। अपना ख्याल था कि मियाँ नसरुद्दीन ननवाई अपनी बात का निचोड़ भी निकालने पर हम हामी पर दागते रहें। आप ही बताइए, 1, 2, 3 जमातों का क्या हुआ? यह बात मेरी समझ से तो बाहर है। मतलब वो ये कहना चाहते हैं कि अगर हम बच्चे को मदरसे में ही भेजते हैं तो वो ना तो पहली में बैठता है ना दूसरी में बैठता है, वो सीधा जाके तीसरी में बैठ जाता है। तो ये जो बची हुई क्लासें थीं उनका क्या हुआ? अब उसने उसमें क्या सीखा? उसमें कुछ नहीं सीखा।
तो शायद वो अपनी बात को ये कहना चाह रहे थे कि वहाँ पर भी जाकर बच्चे ने कुछ खास सीख नहीं पाया, या बच्चा कुछ खास सीख नहीं पाता था। इस पर शाही ननवाई मियाँ किल्लन के पोते अपने बचे खुचे दांतों से खिलखिला के हंस दिए। मतलब मेरा क्या साफ ना था? लो साहिबो, अभी साफ हुआ जाता है, जरा सी देर को मान लीजिए। यानी कि अगर हम स्कूल जाते तो उनके द्वारा सिखाया हुआ जो ज्ञान है, यानी कि उनको जो हमने रोटी बनाते हुए देखा, वो कैसे सीख पाते। हम बर्तन धोना ना सीखते, हम भट्टी बनाना ना सीखते, भट्टी को आंच देना ना सीखते, तो क्या हम सीधे सीधे ननवाई का हुनर सीख जाते। उनका कहना था कि अगर हम ने कुछ ना सीखा होता तो क्या हम, अगर हम पढ़ने लिखने गए होते तो क्या हमने बर्तन धोने सीख पाते, हमने भट्टी जलाना सीख पाता, और हमने भट्टी में आग देना सीख पाता। भट्टी होता है जैसे आपने देखा होगा कि ऐसा ड्रम जैसा होता है, उसके आसपास लकड़ी, उसके अंदर लकड़ी डाल के जलाते हैं और आसपास मिट्टी लगी होती है उसके अंदर की तरफ, जिसमें हम इसे अपने कभी बनते हुए देखा होगा, तो वो हाथों पर जो बना के रोटी जैसा और उस पर चिपका देते हैं, तो वो होती है भट्टी। तो क्या ये हम सब सीख पाते? मियाँ नसरुद्दीन अपनी ओर कुछ ऐसे देखा किए कि उन्हें हमसे जवाब पाना हो। उन्होंने हमारी ओर ऐसे देखा कि जैसे हमसे ही जवाब पा रहे हो। फिर बड़े ही मज़े अंदाज में कहा, कहने का मतलब साहिब यह है कि तालीम भी बड़ी चीज़ होती है। उन्होंने कहा कि जो हमने सीखा वो भी बहुत बड़ी चीज़ है। सिर हिलाया, है साहिब, माना। और फिर उन्होंने हमारी तरफ सिर हिलाते हुए कहा, है ना साहिब, बताइए सही कह रहे हैं ना हम। मियाँ नसरुद्दीन जोश में आ गए। हमने ना लगाया होता खोमचा तो क्या आज यहाँ बैठे होते। फिर वो कहने लगी, अगर मैंने खुद इसमें यहाँ पर रेडी ना लगाई होती, ठेला ना लगाया होता, ये ना बेचा होता, तो क्या हम इतनी बड़ी जगह पे बैठ पाते। मियाँ को खोमचे वाले दिनों में भटकते देख हमने बात का रुख मोड़ा। आपने ख़ानदानी ननवाई होने का जिक्र किया, क्या यहाँ और भी ननवाई हैं। जब वो खोमचे यानी रेडी लगाने की बात पर जाने वाले थे तो हमने उनको रोक दिया। हमने कहा कि यहाँ और भी कोई है जो नान बनाता है, जिन्हें जो नानबाई हो। मियाँ ने घूरा, बहुतेरे, पर ख़ानदानी नहीं। सुनिए, दिमाग में चक्कर काट गई है एक बात। हमारे बुज़ुर्गों से बादशाह सलामत ने यूँ कहा, मियाँ नानबाई कोई नई चीज़ खिला सकते हो। यानी बादशाह सलामत का मतलब जो अकबर रहे होंगे या जो मुग़ल बादशाह रहे होंगे। उन्होंने हमारे ख़ानदान के लोगों से कहा कि क्या कुछ अलग खिला सकते हो, हुक्म कीजिए जहाँपनाह। हमारे ख़ानदान वालों ने कहा, अब बताइए क्या खाना है। बादशाह सलामत ने फरमाया, कोई ऐसी चीज़ बनाओ जो ना आग से पके ना पानी से पके। क्या उनसे बनी ऐसी चीज़? क्यों ना बनती साहब, बनी और बादशाह सलामत से ने खूब खाई और खूब सराही। अब ऐसी क्या चीज़ हो सकती है ना जो आग से पके ना पानी से पके। लगा हमारा आना कुछ रंग लाया चाहता है। बेसब्री से पूछा, यह पकवान क्या था, कोई ख़ास ही चीज़ होगी। एकदम हमने जब ये सुना कि कोई पकवान जो ना तो आग से पका ना पानी से पका, पर वो बन गया, तो हम भी बहुत उत्सुक हो गए पूछने के लिए। हमने पूछा, कुछ ख़ास था। मियाँ कुछ देर सोच में खोए रहे। सोचा, पकवान पर रोशनी डालने को है कि नसरुद्दीन साहब बड़ी रुखाई से बोले, यह हम ना बतावेंगे, बस आप इतना समझ लीजिए कि यह एक कहावत है कि ना ख़ानदानी नानबाई कुएं में भी रोटी पका सकता है। कहावत यह भी पढ़ी गई हो, हमारे बुज़ुर्गों के कर्तव्य पर ही पूरी उतरती है। जब हमने बहुत उत्सुकता से पूछा कि आप बता दीजिए वो क्या है, तो उन्होंने बताया नहीं, पर यह कहा कि एक कहावत आपने सुनी होगी कि जो ख़ानदानी नानबाई होते हैं वो रोटी कुएं में ही पका लेते हैं। शायद ये कहावत भी हमारे बुज़ुर्गों पर ही उतरी होगी। मज़ा लेने के लिए टोका, कहावत ये सच्ची भी है कि? हमने कहा, ये सच है। मियाँ ने तरेरा, और क्या झूठी है? आप ही बताइए, रोटी पकाने में झूठ का क्या काम? झूठ से रोटी पकेगी? क्या पकेगी देखिए कभी? क्या पकती देखिए कभी? रोटी जनाब पकती है आँच से, समझे। जैसे हमने उनकी कहावत को थोड़ा सा मज़ा लेने की कोशिश की तो उन्होंने हमें एकदम डांटते हुए कहा, रोटी कभी झूठ से पकी है, आग से ही पकती है। सिर हिलाना पड़ा, ठीक फरमाते हैं।
इस बीच मियाँ ने किसी और को पुकारा, मियाँ रहमत, इस वक्त किधर को? अरे वह लौंडिया ना आई रुमाली लेने, शाम को मंगवा कीजो। किसी को टोका, पूछा, उसने कुछ जवाब दिया। मियाँ एक बात और आपको बताने की जहमत उठानी पड़ेगी, यानी कि थोड़ी तकलीफ़ करनी पड़ेगी। मियाँ ने एक और बीड़ी सुलगा ली थी, सो कुछ फुर्ती पा गए थे। पूछिए। अरे बात ही तो पूछिएगा, जान तो ना लेवेगो। उसमें भी अब क्या देर, 70 के हो चुके, फिर जैसे अपने से ही कहते हूँ, वालिद मरहूम को कूच किए 80 पर, क्या मालूम हमें इतनी मोहलत मिले ना मिले। जब हमने उनसे कहा कि मियाँ एक और सवाल पूछना है आपसे, क्या आप उसका जवाब देंगे? तो उन्होंने कहा हाँ पूछ लीजिए। अब कौन सा, हम इतनी देर से आप हमारे से सवाल पूछ रहे हैं, हम जवाब दे रहे हैं। 70 के हो चुके हैं, वालिद साहब तो 80 के होकर इस दुनिया को अलविदा कह के गए थे। हमें पता फुर्सत मिले ना मिले। इस मजनून पर हमने कुछ कहते ना बन आया तो कहा, अभी यही जानना था कि आपके बुज़ुर्गों ने शाही बावर्ची खाने में तो काम किया ही होगा। मियाँ ने बेरुखी से टोका, वह बात तो पहले ही हो चुकी है ना। हमारे पास कुछ सवाल नहीं था, तो हमने ऐसे पूछा कि जो राजा के पास बावर्ची होते हैं उनमें काम किया है? तो उन्होंने कहा तो मैं पहले ही बता चुका हूँ। हो तो चुकी साहिब, पर जानना यह था कि दिल्ली के किस बादशाह के यहाँ आपके बुज़ुर्ग काम किया करते थे? अजी साहिब, क्यों बाल की खाल निकालने पर तुले हैं? कह दिया ना, बादशाह के यहाँ काम करते थे, सो क्या काफ़ी नहीं? हम खिसियानी हंसे है तो काफ़ी, पर ज़रा नाम लेते तो उसे वक्त से मिला लेते खूब। पर किसे मिलाते जनाब आप वक्त से? मियाँ हंसे जैसे हमारी खिल्ली उड़ाते हों। वक्त को किसी ने मिलाया है आज तक? खैर पूछिए, किसका नाम जानना चाहते हैं? दिल्ली के बादशाह का ही, उनका नाम कौन नहीं जानता? जहाँपना बादशाह सलामत ही ना। कौन से बादशाह? ज़फ़र की? मियाँ ने खींच कर कहा। फिर अलट पलट की वही बात। लिख लीजिए बस यही नाम। आपको कौन बादशाह के नाम चिट्ठी रुक्का भेजना है कि डाकखाने वालों के पास सही नाम पता ही ज़रूरी है? हम ये जानना चाहते थे कि सही नाम कि वो कौन से बादशाह थे जिनके यहाँ उन्होंने रोटी बनाई, पर वो घुमा कर जहाँपना बादशाह सलामत ऐसा सा नाम लेते रहे। हम फिर भी कोशिश करते रहे सही सा नाम। सो उन्होंने एकदम हम पर डांटते हुए कहा कि कौन सा चिट्ठी भेजोगे जो डाकखाने वालों को सही नाम और पता मिलना चाहिए। हमें बिटर अपनी तरफ देखते पाया तो सिर हिला अपने कारीगर से बोले, अरे ओ बब्बन मियाँ, भट्टी सुलगा दो तो काम से निपटें। यह बब्बन मियाँ कौन है साहब? हमारी तरफ घूर के देखते हुए उन्होंने अपने कारीगर को बोला कि भट्टी जला लो ताकि काम शुरू करें और काम निपटा लें। ये हमने फिर पूछा, ये बब्बन मियाँ कौन है? मियाँ ने रुखाई से जैसे फाँक की काट दी हो, अपने कारीगर और कौन होंगे? मन में आया पूछ लें, आपके बेटे बेटियां हैं? पर मियाँ नसरुद्दीन के चेहरे पर किसी दबे हुए अधड़ के आसार देखकर मजमून ना छेड़ने का फैसला किया। इतना ही कहा, ये कारीगर लोग आपकी शागिर्दी करते हैं? मन तो आया पूछें कि आपके बेटे बेटियां हैं या नहीं, पर ये पूछने की हिम्मत नहीं हुई। ये पुरानी जो बातें थी उन्हें उखाड़ने का मन नहीं किया। बस यही पूछ लिया कि ये जो कारीगर हैं ये आपके यहाँ नौकरी करते हैं? खाली शागिर्दी ही नहीं साहिब, गिन के मजूरी देता हूँ। 2 रुपये मन आटे की मजूरी, 4 रुपये मन मैदे की मजूरी। हाँ, उन्होंने कहा सिर्फ काम ही नहीं करते, इनको मजदूरी भी मिलती है। जब आटे की बनाते हैं तो 2 रुपये मन पर, और अगर मैदे की बनाते हैं तो 4 रुपये मन पर देते हैं। मन एक मेजरमेंट होती है। ज़्यादातर भट्टी पर कौन सी रोटियां पका करती हैं? मियाँ को अब तक इस मजनूम में कोई दिलचस्पी बाकी ना रही थी, फिर भी हमसे छुटकारा पाने को बोले, बावरखानी, शीरमाल, आफतान, बेसन, खमीरी, रुमाली, गाब, दीदा, गाजेबान, तुनकी। फिर तेवर चढ़ा हमें घूरकर का, तुनकी पापड़ से ज़्यादा महीन होती है ना? होती है महीन। हाँ, किसी दिन खिलाएंगे आपको।
जब हमने पूछा कि आप कौन कौन सी रोटियां बनाते हैं, तो हमें ऐसा लग गया कि वो हमारी बातों में ज़्यादा दिलचस्पी नहीं ले रहे हैं, पर फिर भी हमसे पीछा छुड़वाना चाहते हैं। तो उन्होंने बहुत सारी रोटियों के नाम बता दिए, जैसे बाबर खानी, शीरमाल, आफतान, बेसन, खमीरी, रुमाली, गाव, दीदा, गाजेबान, तुनकी। फिर और बताया कि तुनकी रोटी बहुत पतली होती है, पापड़ से भी ज़्यादा महीन, महीन मतलब पतला, तो आपको किसी दिन खिलाएंगे। एकाएक मियाँ की आंखों के आगे कुछ कौंध गया। एक लंबी सांस भरी और किसी गुमशुदा याद को ताज़ा करने को कहा। उतर गए वे ज़माने, अब गए वे कद्रदान, जो पकाने खाने की कद्र करना जानते थे। मियाँ अब क्या रखा है, निकाली तंदूर से, निगली और हजम। फिर एकदम इतना कहने के बाद वो कहीं खो गए। ऐसा लगा कि जैसे कुछ सोच रहे हैं, पुरानी बातें कुछ सोच रहे हैं। कहा कि अब तो वो सारा समय चला गया जब लोग खाने की कद्र करते थे और पकाने वाले की कद्र करते थे। अब तो सिर्फ खाना खा लिया और निकल के हजम कर लिया। उनका मतलब यह है कि आज का समय ऐसा हो गया है जब लोगों के पास इतना समय ही नहीं बचा है कि वो खाना को खाने की तरह खाएं। अब लोग सिर्फ पेट भरने के लिए खाना खाते हैं, खाना खाया और अपने काम में लग गए। अब लोग खाना खाने भी सिर्फ शौक़ में आते हैं, उस अंदाज से खाना नहीं खाते हैं जैसे पहले खाते थे। और आजकल हम भी देख सकते हैं कि पहले पूरा परिवार एक साथ बैठकर खाना खाता था। अब जिसको समय हुआ उसने पहले खा लिया, जिसको नहीं हुआ उसने बाद में खा लिया। और कई बार लोग खाना खाना भी भूल जाते हैं, यानी कि उनका इतना समय ही नहीं होता कि वो खाना खा पाएँ। तो इस पार्ट में यही बताया गया है कि एक जो नान बनाने वाला व्यक्ति है, वो अपने नान बनाने की कला का कितना सम्मान करता है और कितना ख़ास है उसके लिए वो व्यापार, जो शायद किसी बड़े बिजनेसमैन से भी ज़्यादा उसको गर्व प्रदान करता है। आशा करती हूँ ये आपके लिए उपयोगी रहा होगा। अगर अच्छा लगा तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। आगे के पार्टों के वीडियो आगे आएंगे। अगर कोई सजेशन है तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में ड्रॉप ज़रूर कीजिएगा। धन्यवाद।